क्लास 9 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वर्क जो होता है इन टर्म ऑफ फिजिक्स इसका मीन क्या होता है। हम डेली लाइफ में मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क दोनों को ही वर्क कहते हैं, लेकिन हम साइंस के लैंग्वेज में इनको अलग टर्म में पढ़ते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमने कुछ काम किया है। और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जिस तरीके से हम जो खाना खाते हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जिस तरीके से कार अब चलती है तो उसमें जो फ्यूल पेट्रोल डीजल होते हैं वो बर्न होते हैं। कई मशीन्स में इलेक्ट्रिसिटी भी एज फ्यूल यूज होती है। जितना वर्क हम करते हैं उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है वो यूज अप हो जाती है। इस चैप्टर में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं वर्क डन। हम फिजिक्स की टाइम लैंग्वेज में वर्क डन तब कहेंगे जब हमने कोई वर्क किया और कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर कुछ मोशन प्रोड्यूस हुआ। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन। हमारे फोर्स लगाने से एक मोशन प्रोड्यूस हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे वर्क इज डन। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन होती है रेलवे लाइन पर मूव करती है तो हम कहते हैं ट्रेन वर्क कर रही है। इसी तरीके से एक घोड़ा गाड़ी में घोड़ा उसको दौड़ा रहा है गाड़ी को और उसकी फोर्स लगाने पर गाड़ी आगे बढ़ भी रही है तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। तो हमने ये देखा कि वर्क दो क्वालिटीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव। मीन टू से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। जो वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। हम वर्क को W से, फोर्स को F से, डिस्टेंस को S से दिखाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनता है W=FS। सपोज कीजिए इनिशियल पोजीशन पर बॉडी थी, हमने उस पर F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने से वो S डिस्टेंस तक चला तो उसने कितना वर्क किया? तो उसने वर्क किया F इंटू S इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, जो वर्क की यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है और SI यूनिट में हम उसे जूल कहते हैं। हम 1 जूल ऑफ वर्क तब कहेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएं और 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। अगर हम फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन इज 0, कोई वर्क नहीं हुआ है, चाहे हमारी सारी एनर्जी क्यों नहीं चली जाए। लेकिन वर्क होने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि मूवमेंट होना चाहिए। In a similar manner, a man standing still at a bus stop with a heavy suitcase, मीन टू से एक इंसान जो हैवी सूटकेस को लेकर के खड़ा हुआ है और
उसे हाथ में लेकर के वो थक भी गया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कोई काम किया है, क्योंकि उसने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है। इन सिंपल मैनर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को हम पढ़ते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी जो के लिए हम फोर्स जो है उसको वेट मान लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, और वर्टिकल डिस्टेंस h हाइट। तो हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है W इंटू एच। W इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस h। वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला होता है mg, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया W इजकल टू mgh। इधर हमारा वर्क डन इजकल टू W, मास ऑफ एन बॉडी m, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड हाइट इज h। नाउ वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, मीन टू से ऐसी फोर्स जो कि एक एंगल बनाते हुए लग रही है। जैसे कि हम आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एक बॉय है, वो एक टॉय कार को लेकर के चल रहा है। तो जब वो उसे पकड़ के चल रहा है तो उससे एक रस्सी बंधी हुई है, और उस रस्सी ने एक एंगल बना रखा है थीटा। तो ऐसी कंडीशन में हम वर्क डन इजकल टू एफ इंटू एस वाले फॉर्मूले से हम एक्चुअल वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो फोर्स लग रही है एक एंगल बना करके लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो एक कॉस थीटा के एंगल के हिसाब से होता है। इसलिए हम एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे एफ हमारी फोर्स रहती है, थीटा जो होता है एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं। और एस डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो वर्क डन होता है नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जैसे कि हमने फुटबॉल को किक मारा, तो फुटबॉल को किक मारने पर हमने जिधर फोर्स लगाया है उधर ही फुटबॉल मूव कर रही है, तो हमारा जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव होगा। वहीं हमने वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि हमने फोर्स लगाया लेकिन जो मोशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। इसका एग्जांपल है कि हमने फोर्स लगाया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव वर्क कर रही है और उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रही है जिससे वो आगे ना बढ़े। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड है और मोशन फॉरवर्ड है। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर वर्क डन इज जीरो, वर्क डन जीरो भी होता है। वर्क डन जीरो तब होता है जब फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन बॉडी, मीन टू से जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। जैसे सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट्स जो होती हैं अर्थ के अराउंड मूव कर रही हैं, तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं या 90 डिग्री पे काम करती हैं। इस वजह से वर्क डन जीरो होता है। सिमिलर मैनर जो अर्थ होती है सन के अराउंड में रिवॉल्व करे या मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करे, इन कंडीशन में सर्कुलर मोशन होता है और परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से वर्क डन जीरो रहता है। नाउ वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।
वर्क डन किस तरीके से जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम इसको देखेंगे। पहले देखते हैं पॉजिटिव। वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ द एक्यूट एंगल इज गोइंग टू बी फॉर्म इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मीन टू से जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रही है और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो ऐसी कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होगा। वहीं अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, मीन टू से मोर देन 90, ऐसी कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंड सिमिलरली अगर एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वर्क डन इज इक्वल टू 90, तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन 0 होगा। तो ये हमारे एंगल के बेसिस पर वर्क डन होता है। जिस तरीके से एक कुली जो होता है वो एक सामान को विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर लेकर खड़ा है, तो उसका जो वर्क डन है वो 0 माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने पर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और हमारा फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो वर्क डन गोइंग टू बी 0। इसके बाद वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हम उतना ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम फिजिक्स में एनर्जी का मीन्स करते हैं तो किसी भी काम को करने की क्षमता या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक लकड़ी के कट्टे को काटते हैं। हमने कुल्हाड़ी ली और ऊपर से लेकर के नीचे आए, तो हमने उस पर वर्क किया और वर्क करके उसमें एनर्जी आई। लेकिन हमने लकड़ी के कट्टे पर उस बड़े प्यार से रख दी, आराम से रख दी, तो ऐसी कंडीशन में लकड़ी का कट्टा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं आई। हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जब हम वर्क करेंगे तो वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा, जिससे कि वो लकड़ी के कट्टे टूट जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई इट। मीन टू से जितना उसके अंदर एनर्जी है उतना ही वो काम करेगा। सिंपल मैनर में एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है उसी की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मीन उसे केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन बाई अ बॉडी। 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 जूल ऑफ वर्क के बराबर होती है। जूल जो होती है एक स्मॉल यूनिट होती है। हाँ, उसके लिए हम कुछ बड़ी बड़ी यूनिट जैसे किलो जूल, जिसकी वैल्यू होती है 1000 जूल्स। 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं। और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जेम्स पार्टकॉट जूल्स। उनके नाम पर या उन्हें ऑनर देने के लिए हमने एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल रखी। हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी के कई फॉर्म देखते हैं। उसके कुछ मेन फॉर्म्स हैं: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इस चैप्टर में हम मेनली 2 एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को साथ में लेकर के हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। वन बाय वन करके समझते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब एंड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब। जैसे सपोज कीजिए, हम सबसे पहले चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। एक एथलीट दौड़ रहा है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। एक मोटरसाइकिल
तेज़ी से रेस कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्रिकेट प्लेयर ने एक बॉल मारी और उसने स्टंप को बोल्ड कर दिया, तो उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी थी। तो इन सब में काइनेटिक एनर्जी कब आ रही है? इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि सब मोशन में है। तो हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिसके अंदर मोशन है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का होना उसके मोशन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी को के से बताते हैं। मास को मास ऑफ द बॉडी m, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और स्पीड ऑफ द बॉडी इज v। फॉर्मूला कैसे बना? जैसे सपोज करें हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/s, और हमें यही पता है कि जितना वर्क करते हैं उतनी ही एनर्जी होती है, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है। तो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे वर्क डन इंटू से F/s के बराबर हो गई। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं, दैट इज v² = u² + 2as। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी यू v से मूव कर रहा था और फाइनल वेलोसिटी उसकी आगे 0 हो गई, और उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन a था और उसने डिस्टेंस s ट्रेवल किया है। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, तो v कैपिटल फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी v एंड माइनस का 2as। तो वैल्यू पुट करने पर हमारा v² की वैल्यू जो आती है 2as आती है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स = m/a। इससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है F/m। जब हम v² = 2as में एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m रखते हैं तो हमें v² = 2F/m × s मिलता है। 2F × s/m। हमने s को और f को एक तरफ रखा और 2mv को एक तरफ कर दिया, तो Fs जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, एंड 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना वर्क हम करते हैं वो जितनी एनर्जी होती है वो डिनोट करता है, और जितनी एनर्जी होती है उतना ही हम वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना हमने वर्क किया वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जो समझेंगे कि जैसा कि हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² है। मीन टू से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मीन टू से स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अगर मास हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो वेलोसिटी को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी बिकम इंक्रीज बाय 4 टाइम, एंड वी रिड्यूस द वेलोसिटी टू हाफ, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिड्यूस टू 1/4। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे। इसके बाद हमारी दूसरी तरीके की एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा कि उसके पास एनर्जी थी उसकी मोशन की वजह से। अब क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हो लेकिन उसकी पोजीशन की वजह से उसकी पोजीशन की वजह से उसके मोशन की वजह से ना हो? तो हम कहते हैं इस तरह की एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में होती है उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सपोज कीजिए एक ब्रिक रखी है, ब्रिक जो है एक छत पर रखी है, तो उसके अंदर एक एनर्जी है
हम वो कोई काम नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी है जो कि उसकी पोजीशन की वजह से मिल रही है। अगर हम उसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं तो उसके अंदर और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल मीटर से इस हम उसको और ज़्यादा ले जाएंगे तो वो अगर नीचे गिरेगी तो टूट भी सकती है, लेकिन हम नीचे एरिया से अगर छोड़ेंगे तो टूटने की खतरा कम है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम होगी। दूसरा एग्जांपल, हम एक गुलेल का लेते हैं। गुलेल को हम पीछे खींचते हैं तो और जब छोड़ते हैं तो उसमें से कंकड़ दूर भागता है। क्यों? क्योंकि हमने जो इसे स्ट्रेच किया तो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आई। इसी तरीके से एरो को हम पीछे खींचते हैं और वो आगे बढ़ता है और अपने निशाने को टारगेट लगाता है। इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। चिड़िया का उड़ना, और इतना ही नहीं, जो हम खिलौने वाली कार का यूज़ करते हैं, खिलौने वाली कार में जो स्प्रिंग होती है उसे टाइट करते हैं और जो रस्सी होती है उसे खींचने के बाद छोड़ते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उसके कन्फिग्रेशन की वजह से स्टोर हो जाती है। इस वजह से जब उसे लीव किया जाता है तो वो कार दौड़ती है। इस बात को देखते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से या चेंज इन शेप एंड साइज की वजह से उसके अंदर आती है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन कन्फिग्रेशन ऑफ शेप एंड साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी अब ग्राउंड से ऊपर की वजह से होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, पोजीशन ऑफ द ग्राउंड की वजह से होती है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी उसके शेप एंड साइज की वजह से उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कॉम्बिनेशन में। देखो, जब हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसी कंडीशन में ए बॉडी में पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट नॉट इन मोशन। मीन टू से जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तब होती है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला करके हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल जैसे वर्ड फ्लाई कर रही है, तो जब वर्ड फ्लाई करती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसके फीदर ऊपर उठते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं, और जब वो नीचे करती है तो उसकी मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आ रही है, वो आगे बढ़ रही है। ये बहुत काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मीन से एक पत्थर आसमान एक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। सपोज कीजिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट mg है एंड वो एक हाइट पे रखा है जो h है, तो उसका वर्क डन कितना हुआ? जो फोर्स है वो mg एंड डिस्टेंस h। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन एक ही बात होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, जिधर Pe is the potential energy, m is the mass of the body, and g is the acceleration due to gravity, and h is the height above the ground, जो उसका हाइट है ग्राउंड के ऊपर। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिटेल में समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज द पावर। क्या होती है पावर? जैसे कि हम एक बुजुर्ग आदमी और एक जवान आदमी दोनों को हम 10 मिनट देते हैं काम करने के लिए, सेम काम को करने के लिए। तो जो एक जवान आदमी है, जो यंग मैन है, वो उस काम को ज़्यादा जल्दी कर देगा 10 मिनट के अंदर, और वहीं जो ओल्ड मैन है
उस काम को करने में टाइम लगाएगा। इसी तरीके से अगर हम मोटर का एग्जांपल लें, एक मोटर किसी काम को करने के लिए पानी मतलब टंकी को पूरा भरने के लिए आधा घंटा लेती है, और वहीं दूसरी मोटर उसी काम को करने के लिए उसी टंकी को भरने के लिए केवल 15 मिनट लेती है। तो हम क्या कहेंगे कि वो दूसरी मोटर जो उसकी क्या ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। पावर मतलब कैसे जाता है, क्योंकि वो उस सेम वर्क को कम समय में कंप्लीट कर देती है। मतलब कि कौन कितने कम समय में उसी काम को कर देता है, उसी को उसकी पावर कहते हैं। तो सिंपल टर्म में पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मीन टू से पावर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सेम काम को कितनी जल्दी ख़त्म कर सकता है। पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक वर्क डन एंड टाइम टेकन। इसलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इजकल टू पी, वर्क डन डब्ल्यू एंड टाइम टी। इधर पावर को पी से डिनोट किया गया है, वर्क डन को डब्ल्यू से एंड टाइम को टी से। जिस तरीके से हम जानते हैं वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती हैं, तो हम पावर को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट ऑफ टाइम। पावर इजकल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। पावर का फॉर्म पावर पी से, एनर्जी ई से एंड टाइम टी से। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, और वॉट को हम डब्ल्यू से नोट करते हैं। और 1 वॉट ऑफ पावर कितनी होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल ऑफ वर्क करता है इन 1 सेकेंड, तो हम कहते हैं कि उसने 1 वॉट तक वर्क किया है। 1 वॉट इजकल टू 1 जूल पर सेकेंड। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेल अस रेट एट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम एनर्जी। मीन टू से जैसे कि हमें बोला जाता है कि 60 वॉट का एक बल्ब है, तो 60 वॉट का बल्ब है, तो मतलब ये है कि वो 60 वॉट जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। जो वॉट होती है वो एक स्मॉल यूनिट होती है, इसलिए वी यूज बिट मोर बिगर यूनिट्स, जैसे कि किलोवॉट। एक किलोवॉट में 1000 वॉट्स होते हैं। मेगावॉट में तकरीबन थाउजेंड्स वॉट होते हैं, 10⁶ वॉट होते हैं। एंड एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। इस तरीके से हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से कार के इंजन में पावर में कहते हैं स्कोडा, या जो कार होती है उसमें 130 हॉर्स पावर होती है। अलग अलग कार में अलग अलग हॉर्स पावर होती है। इसी तरीके से हम कमर्शियल मैनर में जो यूनिट यूज करती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए होती है, वो होती है किलो वॉट पर आवर। हम कमर्शियल यूनिट में किलो वॉट पर आवर यूज करते हैं, जिस शॉर्ट में KWH लिखते हैं हम। जो किलो वॉट आवर है वो एक कमर्शियल यूनिट है, एंड इसमें जो यूज हो रहा है किलो एंड वॉट एंड आवर। तो किलो वॉट एंड आवर ये 3 यूनिट यूज होती हैं, और इसका किलो वॉट आवर का मतलब होता है कि 1 किलो वॉट आवर का जो अमाउंट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव अ पावर ऑफ 1 किलो वॉट एंड यूज इन 1 आवर। मतलब 1 किलो वॉट एनर्जी 1 घंटे में अगर कोई एनर्जी यूज कर लेता है तो उसे 1 किलो वॉट आवर कहते हैं। 1 किलो वॉट आवर में कितना एनर्जी होता है, उसमें एनर्जी होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी होता है। हमारे जो एनर्जी के मीटर्स होते हैं वो यही दिखाते हैं कि कितना एनर्जी हमने यूटिलाइज किया है या कितना एनर्जी यूज हुआ है, और उसी के हिसाब से हमारे मीटर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के या कई भी और अप्लायंसेस के मीटर्स जो होते हैं वो हमारे
पैसे चार्ज करते हैं, जैसा कि हमारे 3 रुपये 4 रुपये किलोवाट पर आवर के हिसाब से लगा देते हैं, उसके हिसाब से हमारा महीने पे बिल बन के आता है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? मीन टू से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सपोज कीजिए एक बॉडी एक हाइट पर रखी थी तो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही वो उस हाइट से नीचे गिरी तो जो वो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें मोशन आया, और उसमें जैसे ही मोशन आया वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने का एग्जांपल है। जैसे हमने झूले देखे हैं पायरेट शिप, जिसे हम कहते हैं पायरेट शिप जो होता है वो ऊपर जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जब वो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है। इन अ सिमिलर मैनर, जब एक हाई ड्राइवर या स्विमर जो होता है एक ऊंचाई से जंप लगाता है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो ऊंचाई पर होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो नीचे आता है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो व्हेन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड व्हेन अ बॉडी गो डाउनवर्ड एंड प्रोड्यूस अ मोशन देन इट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब जब ऊपर एक हाइट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब नीचे आता है तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑफ द प्लेसेस हम कमर्शियल पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी कैसे होती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में रिजर्वर होते हैं, रिजर्वर्स में से एक फॉलिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर होता है। फ्लोइंग वाटर को हम एक डैम से एक टरबाइन के पास लेके जाते हैं। वो टरबाइन से जब पानी गुजरता है तो उसे रोटेट करा देता है। रोटेटर जो होता है एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर जो होता है वो रोटेट होता है, और जनरेटर रोटेट होकर के इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिकल वायर की कनेक्शन होने की वजह से वो ट्रांसफार्मर पे जाता है। ट्रांसफार्मर के अलग अलग या पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ से सप्लाई किया जाता है। इन मैनर इसी तरीके से विंड पावर जो होती हैं वो भी, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सभी पावर स्टेशन में मेन पॉइंट यही होता है कि किसी तरीके टरबाइन को घुमाया जाए, और टरबाइन को घुमाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका यूज करके हम एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने से वो टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन रोटेट होने से जनरेटर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी इज दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन टू से एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस तरीके से हमने देखा रिजर्वर में जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्म में थी। जब टरबाइन को रोटेट किया तो रोटेशनल एनर्जी बनी, और रोटेशनल एनर्जी की वजह से जब जनरेटर रोटेट हुआ तो वो एक काइनेटिक एनर्जी बन गई, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम अलग अलग पर्पज़ के लिए किस तरीके से एनर्जी का यूज करते हैं। हम अपने घर में बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं, मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, उन सबको देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी मेक यूज ऑफ मैनी ऑफ द अप्लायंसेस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। पहला इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब हम उसे ग्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे हमें ग्लो मिलता है। उसी तरीके इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और हमारे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। रेडियो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और काइनेटिक एनर्जी से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हम अच्छे अच्छे म्यूजिक को सुन पाते हैं। इसी तरीके से स्टीम इंजन में
हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और बड़ी बड़ी रेल को चला देती है। इसी तरीके से कार इंजन में केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट टाइप पर्पज के लिए यूज होती है। गैस स्टोव में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर एनर्जी जो होती है उसमें लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर सेल्स में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है ये कहती है कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल ऑफ द एनर्जी ऑलवेज रिमेन दी कांस्टेंट। हम सिंपल मैनर में ऐसे बोलें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स रिमेन यूनिफॉर्म और बैलेंस्ड ऑलवेज बी कांस्टेंट। हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जैसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते समय कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में वेस्ट होती है, लेकिन जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हम हीट एनर्जी को काउंट करेंगे और ऐसी कंडीशन टोटल एनर्जी रिमेन द सेम, टोटल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्री फॉल का। जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में की कंडीशन में आता है तो जब वो हाइट में होता है तो उसके अंदर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो मोशन में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो जमीन पे आता है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। तो इस कंडीशन में सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन उसमें टोटल ऑफ द एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉल ए को। बॉल ए पोजीशन पे थी, उसमें उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो थी 20 जूल की थी, लेकिन उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी हुई? 20 + 0 = 20 जूल। नाउ एनर्जी बॉल बी पोजीशन तक आई, तो बी पोजीशन पे आने पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल हो गई एंड काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो गई। टोटल ऑफ द एनर्जी फिर 15 + 5 20 जूल रहा। फिर वो सी पोजीशन पे आई तो उसमें 10 एनर्जी पोटेंशियल की रही और 10 काइनेटिक की रही। 10 और 10 20 जूल हो गया। इसी तरह पोजीशन डी पे जब आई तो 5 जूल ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहा और 50 जूल ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रहा। फिर भी टोटल 5 + 15 20 जूल रहा। और जब ग्राउंड को टच ही करने वाली थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई और कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें तब भी टोटल एनर्जी 20 जूल ही रही। तो इससे हमने क्या देखा कि पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी एंड पोजीशन ई, इन सभी पोजीशंस पर उसके अंदर जो एनर्जी थी, एनर्जी का अमाउंट था, वो फिक्स था। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी रिमेन द कंजर्व्ड। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पेंडुलम का। स्विंगिंग पेंडुलम ऑल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, उसकी एक पोजीशन होती है एक्सट्रीम पोजीशन और एक होती है सेंट्रल पोजीशन। जब हम मानते हैं सेंट्रल पोजीशन को ए और एक्सट्रीम पोजीशन को बी एंड सी, हमने सेंट्रल पोजीशन से उस पेंडुलम को घुमाया और पेंडुलम को घुमा करके हम बी पोजीशन पर लेके गए। जब हमने बी पोजीशन पर लेके गए तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गई। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी थी। हमने उसे जैसे ही लीप किया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से एंड पोटेंशियल एनर्जी उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर आ गई। जब वो लौट के दोबारा से सेंटर ए पर आई तो उसके अंदर केवल काइनेटिक एनर्जी बची, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। फिर वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से स्टॉप नहीं हो सकती, तो ए से वो सी पोजीशन पे चली गई, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी बची और फिर वो दोबारा से मोशन में आई और फिर से पोजीशन ए पर आई। उसमें पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी रहा और पोटेंशियल ए पे आने पर ओनली काइनेटिक एनर्जी। और इस तरीके से वो स्विंग करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है अपनी ऑन एक्सिस पर या उसी एरिया में स्विम करती रहती है। लेकिन हमने हर पोजीशन पे ये देखा कि टोटल ऑफ द एनर्जी व्हाइल ऑसिलेटिंग
रिमेन दी सेम। उसकी एनर्जी हर पोजीशन पर सेम रहती है, उसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता। इस बात को देखते हैं हम कह सकते हैं कि टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन द कांस्टेंट ऑफ कंजर्व, और द बॉडी विच डज वर्क लॉस ऑफ एनर्जी एंड द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन ऑफ एनर्जी। मीन टू से जो बॉडी काम करती है उससे एनर्जी लूज होती है, और जो बॉडी वर्क लेती है या जो गेन उसमें एनर्जी बनती है। अगर जिस तरीके से मोबाइल का चार्जर मान लीजिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके अंदर जा रही है तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, उसमें एनर्जी गेन हो रही है, और वहीं जो चार्जर जो ट्रांसफार्मर उसकी एनर्जी जा रही है तो उसकी एनर्जी लूज हो रही है। इसी तरीके से एनर्जी जो वर्क करेगा उसकी एनर्जी लूज होगी, और जो एनर्जी गेन करेगा वो उस पर वर्क किया जाएगा। और एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो एक ब्रीफ नोट लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में जाना वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, हम फिजिक्स के टर्म में कब कहेंगे कि वर्क हुआ है, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। वर्क के बारे में हमने जाना 1 जूल ऑफ वर्क कब कहेंगे, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेसिस पर भी हमने जाना कि फोर्स जो वर्क होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो भी हो सकता है। इसी के साथ हमने इस चैप्टर में जाना कि ऑन वर्क डन हम एंगल के बेसिस पर, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में एंगल होता है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमने जाना था वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा। उसके बाद हमने देखा एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होती है। हमने जाना एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के लिए हमने ये देखा कि एनर्जी 2 तरीके की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और भी कई तरीके की एनर्जी होती हैं जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैनी ऑफ। लेकिन हमने 2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को मिलकर पढ़ा, और इन दोनों कॉम्बिनेशन मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में आती है वो उसके पोजीशन की वजह से आती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक पोजीशन की वजह से नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आती है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। वहीं उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। वहीं पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। अगर एक हाइट की वजह से आ रही है और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से आ रही है तो उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और वहीं वो ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन या चेंजिंग शेप में साइज की वजह से आ रही है तो उसे हम इलास्टिक एनर्जी कहेंगे। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। इसके बाद में हम देखा दोनों एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हमने जाना पावर। पावर क्या होता है, पावर इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एंड हमने जाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जाना, एंड हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी देखा। इन सब के बाद मैं चाहूँगा कि आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, और साथ ही साथ उनके डेरिवेशंस को भी देखें। थैंक यू।